जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। भाजपा और आरएसएस की रणनीतिक तैयारी के बारे में कुछ जानकारियां इन दिनों कुछ समाचार पत्रों में आ रही है। मैंने अपने इस वीडियो में बताया था कि हेमंत सोरेन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व एवं अनेक देश और प्रदेश के नेताओं के सामने भारी पड़ रहे हैं। वास्तव में लोकसभा चुनाव के दरमियान से ही भारतीय जनता पार्टी अपने इस प्रयोग में लगी हुई है। इस प्रयोग में झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में समाज को संगठित करने के बनिस्बत समाज में विभाजन पैदा करने की रणनीति ज़्यादा है। झारखंड के लगभग 50 सीटों में जो कि इंडिया गठबंधन के पास है, उनमें से आधे ही सही जीतने के लिए भाजपा की टीम और संघ की टीम जमीनी स्तर पर लगने का दावा कर रही है। वैसे भी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 81 सीटों में से 25 जीती थी, जबकि बाबूलाल मरांडी की जेवीएम 3 और आजसू 2 सीट जीते थे। भाजपा ने राज्य में लगभग 50 हारी हुई सीटों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों वर्गों में अपने दूसरे राज्य के नेताओं को भी सक्रिय किया हुआ है। हालांकि उसका असर सकारात्मकता से ज़्यादा नकारात्मक साइड में ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि कोल्हान के मामले में हालिया दिनों में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कोल्हान के कुछ हिस्सों को उड़ीसा में मिलाने की बात कही। यह अलग बात है कि 24 घंटा के अंदर उन्होंने अपने बयान को कोल्हान का विरोध को देखते हुए वापस लेना पड़ा था, लेकिन उनकी उस बात से भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा लोगों के सामने तो आ ही गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के बयान से कोल्हान में भाजपा का सुपड़ा साफ होने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ गई। कोल्हान का कोई भी व्यक्ति कोल्हान के किसी भी हिस्से को उड़ीसा में मिलाने के पक्ष में तो नहीं है, और यदि चाहे अनचाहे भाजपा इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो लोग मानेंगे कि आने वाले समय में भाजपा ऐसा कर सकती है और उसका खामियाजा भाजपा को हो सकता है। तीर एक बार धनुष से निकलने के बाद वापस नहीं आती है, ये तो सभी आदिवासी जानते हैं। उसी तरह उड़ीसा के मुख्यमंत्री का बयान उनके ज़बान से निकल गया और जहां पहुंचना है वहां पहुंच गया। भले वे कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका ऐसा इरादा नहीं था, लोग उनके दूसरे बयान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनके उसी बयान को मान रहे हैं जो उन्होंने कहा था कि सरायकेला खरसवां को उड़ीसा में मिलाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि भाजपा जरूर सोच रही है कि आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को ज़मीन पर उतारने का, लेकिन उसका असर हमेशा उनके पक्ष में ही आएगा, ऐसा उम्मीद करना बेमानी है। आज के समय में बहुत सारी सूचनाएं तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है। कोल्हान को उड़ीसा में मिलाने की बात भी उनके बोलने के कुछ ही घंटों में वायरल हो गई और राज्य के सभी आदिवासियों तक यह संदेश चला गया। लेकिन जब उन्होंने उस बयान पर अपनी बातें वापस ली या ऐसा कोई इरादा होने की बात नहीं कही, तो वह बात लोगों तक गई ही नहीं। क्योंकि जब भाजपा सेलेक्टिव बातों को लोगों के बीच में दुर्भावना से फैलाती है, अपने पक्ष की बातें लोगों के बीच में लाती है, तो लोग भी अब अपने पक्ष की बात ही समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया में देखना चाहते हैं। क्योंकि आप किसी को भी जबरन कोई कंटेंट दिखा तो नहीं सकते हैं जब तक कि वह खुद उसे देखना ना चाहे। संघ की कुछ अनुषंगिक इकाई या जैसे बनवासी कल्याण आश्रम सीधे तौर पर जिन इलाकों में अपना प्रभाव है, वहाँ सक्रिय रूप से लोगों को भाजपा के समर्थन में आने के लिए फील्डिंग कर रही है। भाजपा आदिवासियों के बीच वही अपने पुराने मुद्दों को लेकर पहुंच रही है, जैसे संताल परगना में घुसपैठियों की बात, जिसका खुलासा मैंने विस्तार से अपने चैनल के वीडियो में बता ही दिया हूं। दूसरा, गोपनीय तरीके से संघ की इकाई या जैसे बनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन धर्मांतरण के मुद्दे को अंदर ही अंदर आदिवासी समाज को तोड़ने के लिए आदिवासियों के बीच में फ्लोर करने में लगी हुई है और धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों को आरक्षण की सुविधा से वंचित करने की मुहिम छेड़ रखी है। संघ और भाजपा की यदि सांगठनिक विचारधारा की आप बात कर रहे हैं तो वे लोग अपने वैचारिक स्टैंड में बहुत स्पष्ट हैं। इन सब मुद्दों पर ये लोग सांगठनिक स्तर पर वर्षों से काम कर रहे हैं। उड़ीसा में बीजेडी की सरकार को किस तरह हराया गया, उस पर मैंने संघ की शाखाओं की भूमिका पर एक वीडियो विस्तार से बनाया था। आप उसे देखकर समझ सकते हैं कि संघ किस तरह भाजपा को सत्ता में लाने के लिए काम करती है। ये लोग चुपचाप अपना काम करते हैं और समय का इंतजार करते हैं। समाज को विभाजनकारी मुद्दों पर बांटा जाता है और अनुकूल समय आने पर बटे हुए समाज से हुड़दंग करवाते हैं।
यह प्लानिंग है तो खतरनाक, लेकिन सत्ता के लिए ऐसे ही विभाजनकारी तरीके उन्हें सूट करते हैं। लेकिन यह बात हम सबको भी समझनी पड़ेगी कि इस दूरगामी प्लानिंग में कई सारे छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट वे करते रहते हैं। 80 के दशक में शुरू हुआ उड़ीसा का पायलट प्रोजेक्ट 2024 में जाकर पूरा होता है। इतने दिनों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं बिना किसी सवाल के काम करती रहती है। कांग्रेस और बीजेडी के शासन में सरकार को भी इन्होंने अपने तरीके से सहयोग किया ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई से बचा जा सके और उनके शाखाओं को अनवरत चलने दिया जाता रहे। वही शाखा जब प्रभावित करने की स्थिति में आया तब उन्होंने भाजपा को सत्ता में स्थापित कर दिया। इनका काम लगातार आदिवासी इलाकों में चलता है। दूसरा प्रयोग ये लोग मणिपुर में किए हैं। वहाँ गैर आदिवासी मैतेई समुदाय बहुमत में है। 60 में से 40 सीट में मैतेई समुदाय बहुमत में है तो 20 सीट कुकीजो आदिवासियों के बीच में, और उन्हें पता है कि यही गैर आदिवासी मैतेई लोग उन्हें सत्ता में बनाए रखेंगे। इसीलिए कुकीजो आदिवासियों पर जातीय नरसंहार की त्रासदी थोपी गई। इस बार ये लोग यह प्रयास कर रहे थे कि परिसीमन से कुकीजो आदिवासियों के इलाके की जो सीटें हैं उन्हें इस तरह से परिसीमित किया जाए ताकि वहाँ पर भी गैर आदिवासी समुदाय रिजल्ट को प्रभावित करने लगे। जैसे भारत आज़ाद होने के बाद भाषा के आधार पर राज्य बने, उनके अलावा जनिच्छा, जनसंख्या, भौगोलिक और वित्तीय स्थिति के आधार पर राज्य बने। नागालैंड को सांस्कृतिक समृद्धता के कारण राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ और झारखंड को बेहतर विकास के लिए और सांस्कृतिक पहचान के लिए अलग राज्य बनाया गया था। लेकिन आदिवासियों को आदिवासी भारत ना मिले, उसके लिए मध्य भारत के आदिवासियों को अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। नतीजा आज अलग अलग राज्यों में आदिवासी हाशिए पर चले गए और गैर आदिवासी समुदाय बहुमत में है। मणिपुर का प्रयोग अभी चल रहा है। आने वाला समय में वहाँ क्या कुछ हो सकता है उसका अंदाज़ा लगाने का सोचने से ही सिहरन सी होने लगती है। आप देखेंगे कि परिसीमन में अक्सर आदिवासियों की जनसंख्या को ही इस तरह से विभक्त किया जाता है ताकि वे लोग किसी लोकसभा या विधानसभा सीटों को कम से कम प्रभावित कर सकें। अभी हालिया दिनों में जम्मू एंड कश्मीर का भी परिसीमन हुआ। जम्मू क्षेत्र के अधिकतर विधानसभा सीटों पर ही बीजेपी जीत पाई है और राज्य के दूसरे इलाकों में भाजपा कोई सीट नहीं जीत पाई। उसका कारण है जम्मू के इलाकों के विधानसभा सीटों में यह स्पष्ट देखा गया कि वहाँ हिंदू आबादी बहुलता में है, मेजॉरिटी में है। तो जम्मू एंड कश्मीर में अपनी सीटों को बनाए रखने के लिए भाजपा ने इस तरह से परिसीमन किया कि सिर्फ हिंदू वोटों से वह विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पा रहे हैं। वही स्थिति मणिपुर की भी हमने कही। तो भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झारखंड में भी अपनी उसी तरीके को इस्तेमाल करने के प्रयास में लगी हुई है। इंडिया गठबंधन के पास जो 50 सीटें हैं उनसे किन मुद्दों पर कम से कम आधे सीट होने से भी छीनी जा सकती है, उस रणनीति में भाजपा और संघ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं को उतार दिया है। और जिन मुद्दों को आदिवासी और झारखंड के मूलवासी अपने हक और अधिकार की बात मानते हैं और समझते हैं, उस पर ये लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पैरासूट से उतारे गए मुद्दों को झारखंड की जनता पर थोपने का प्रयास में लगे हुए हैं। झारखंड के आदिवासियों की मांग स्पष्ट है कि झारखंड के आदिवासियों को सारना कोड दिया जाए। झारखंड में 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो। झारखंड में संविधान की 5वीं अनुसूची का अक्षरशः पालन हो। झारखंड में ऐतिहासिक समता जजमेंट का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं। CNT एक्ट एवं SPT एक्ट का पालन सुनिश्चित किया जाए और इस तरह का उल्लंघन करके जो भी ज़मीन का हस्तांतरण हुआ है उसे दोबारा आदिवासियों के पक्ष में उन ज़मीनों को बहाल किया जाए। समता जजमेंट के आलोक में खान और खनिज को आदिवासी सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव को ही खनन का अधिकार दिया जाए। पेशा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वशासित जिला परिषद बनाने की दिशा में आवश्यक पहल किया जाए। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आदिवासी समाज समय समय पर अपने जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई के दौरान उठाते रही है। इन सब मुद्दों पर नीतिगत निर्णय के आलोक में ही कार्यवाही संभव है। यानी कि झारखंड विधानसभा में जो भी पार्टी
सत्ता में आएगी तो उनके घोषणा पत्र में पहले तो इन मुद्दों को शामिल कराना चाहिए। उसके बाद जो भी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो उन्हें इन मुद्दों पर आवश्यक नीति या पॉलिसी बनाने के लिए लगातार आदिवासी समाज को दबाव बनाए रखना पड़ेगा। लेकिन आदिवासी मूलवासियों का ध्यान इधर ना जाए, इसीलिए राजनीतिक पार्टियां हमें गोगो दीदी योजना और झामुमो सम्मान योजना आदि में उलझा देती है। वह तो एक कल्याणकारी योजना है। उस योजना से व्यक्ति जीवन तो जी लेगा, लेकिन यदि आपके पास जल, जंगल और जमीन ही नहीं रहेगा तो फिर ना आपका समाज बचेगा और ना आपकी भाषा, न संस्कृति। आपको सांस्कृतिक रूप से समाप्त करके वे लोग हिंदुओं में आपकी गिनती कर लेंगे। और वास्तव में देखा जाए तो इन लोगों का अंतिम मकसद भी यही है कि आदिवासी अपने को तन, मन, धन से हिंदू मान बैठे। झारखंड के आदिवासी यही तो नहीं मानते, इसीलिए लड़ाई लंबी चल रही है। मैंने ऊपर जिन बिंदुओं को आदिवासी समाज के मुद्दों के रूप में उद्धृत करने का कोशिश किया है, आप सभी आदिवासी उन मुद्दों को ढंग से समझ लीजिए। और जब भी कोई राजनीतिक पार्टी आपके पास वोट मांगने के लिए आएगा तो उस पर उनकी राय जरूर लीजिए। वैसे भी पिछले वीडियो में मैंने बताया ही था कि हमारे पास है तो सब कुछ, जल, जंगल और ज़मीन हमारे ही तो हैं। यही तो ये सरकार सत्ता में बैठकर पूंजीपतियों को बेच देती है और हमसे छीन रही है। इसलिए हम गरीबी के सूचकांक में गरीब होते जा रहे हैं, जबकि उन खनिज संपदाओं का मूल्यांकन यदि आदिवासियों के संपदा और संसाधन के रूप में किया जाए तो नॉर्वे की तरह आज के समय में हर आदिवासी अरबपति होगा। लेकिन दुर्भाग्य से हम उस स्तर तक अभी जागरूक नहीं हो पाए हैं। एक एक पत्थर, एक एक लौह का पत्थर, बॉक्साइड, अभ्रक, चूना पत्थर आदि आदि का मूल्यांकन आदिवासियों के संपत्तियों के रूप में किए जाने के लिए हमें गोलबंद होने की ज़रूरत है। पुरखों ने अपनी समझदारी से इन इलाकों को अपने रहने के लिए चुना और संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण और संपदाओं को संरक्षित और संवर्धित रखा। उस पर आदिवासियों का अधिकार है और उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक जानकारी सभी आदिवासियों को होना चाहिए। सरकारें हालिया दिनों में आई है, 200-250 साल की सरकारें आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन के अधिकार को जबरन नहीं छीन सकती। याद रहे, हम आदिवासी इस धरती पर तब से हैं जब ना ही धर्म की उत्पत्ति हुई थी और न ही कोई सरकार थी। धर्म और सरकार की उत्पत्ति ने ही दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों को आदिवासियों से छीनने के लिए कानून बनाया और उन्हीं कानूनों से हमारी संपत्तियों को लूटा गया और लूटा जा रहा है। अपने जंगल वाले वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि देश में आदिवासियों के हाथों में जंगल सुरक्षित था। उस जंगल में कीमती लकड़ियों के लालच से अंग्रेज़ों ने वन अधिनियम बनाया और जंगल अंग्रेज़ों का हो गया। वन अधिनियम स्पष्ट कहता है कि जंगल अब वन विभाग का है। तो इस तरह से कानून बनाकर आदिवासियों के हक और अधिकारों को या तो समाप्त किया गया या सीमित किया गया। आदिवासी जो पढ़ लिख गए वे उन्हीं दिकुओं के गुलाम नौकरी के नाम पर हो गए। आदिवासी समाज जब अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरती है तब पढ़े लिखे नौकरीशुदा आदिवासी अपने ऑफिस के दरवाजे से या खिड़की से सिर्फ झांकता है कि कौन लोग सड़क पर चिल्ला रहे हैं। गांव का आदिवासी आदिवासियों के हक का अधिकार की लड़ाई भी लड़ रहा है और अपनी भाषा और संस्कृति को बचाए रखने के आवश्यक नियमों का भी पालन कर रहा है। लेकिन नौकरी में आरक्षण, उसका फ़ायदा कौन ले रहा है, इस पर आप ज़रूर सोचिएगा। जब तक समाज एकजुट होकर नहीं सोचेगा तो आने वाले समय में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन आपके समाज को तितर बितर करके ही छोड़ेगा। समय रहते नहीं चेते तो आदिवासी समाज का भी वही हश्र होगा जो आज के समय में ओबीसी वर्ग का हुआ पड़ा है। ओबीसी वर्ग के लोग अधिकतर कांवड़ यात्रा में बोल बम के नारे लगा रहे होते हैं। आप कभी भी मुकेश अंबानी, बिरला या टाटा को बोल बम में जाते हुए नहीं देखा होगा। यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि वे लोग धर्म से अंधे तो नहीं हैं। वे लोग बोल बम की यात्रा में भी नहीं जाते हैं। वे लोग किसी भी पूजा के विसर्जन में भी नज़र नहीं आते हैं, फिर भी इतने बड़े अरबपति हैं। आप भी सोच कर देखिए, कहीं आप भी धर्मांधता से यानी धर्म में अंधा होकर अपने विकास को अवरुद्ध तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है आंखें खुली रखना और हर उन गतिविधियों पर नज़र रखना जिससे आपका समाज प्रभावित होता है। मैंने यह वीडियो वास्तव में झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र हो रही घटनाओं से आदिवासी मुद्दों को किस तरह से साइड लाइन में कर दिया गया है उसे दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश के रूप में किया है। आप भी उन मुद्दों को अपने तरीके से राजनीतिक पार्टी के नेताओं के सामने और अपने समाज को जागरूक करने के रूप में ज़रूर से प्रयास करें।
और यदि किसी भी विषय पर और जानकारी चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि उसकी जानकारी आप सबों को दे सकूं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबों को धन्यवाद। जोहार।